मान करके चलिए, अगर हजारों साल पहले जाएं तो हमारे पास कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, और आज की स्थिति देखें तो आज हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं जो मानवता के इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई थी। तो पहली चीज आती है शादी और परिवार। ये हम इंसानों ने सदियों पहले बनाया था हमारी खुद की भलाई के लिए, ताकि हमारी जरूरतें व्यवस्थित तरीके से चली। लेकिन आज हर जरूरतें अव्यवस्थित तरीके से पूरी की जा रही है, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। तो जब दोष की बात आती है, किसी को दोष देने की बात आती है, तो ये बहुत ज्यादा आसान होता है। जब समस्याएं चल रही हों और मानसिक स्थिति भी बदल रही हो। मानसिक स्थिति से बदलने का मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी में दोष देखते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उस दोस्त का इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि आप उस समय उस व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं वो नजर ही नहीं आती। नकारात्मकता का जो क्षेत्र होता है, ऑरा जब बन जाता है, तो ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से इंसान सोच भी नहीं पाता। तो जैसे ही दोष जब हम किसी में देखते हैं तो हमारा मनोविज्ञान पूरी तरह से नकारात्मकता के साथ बढ़ जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो दोष उत्पन्न कैसे हुआ, तो ये तभी आप जान पाएंगे जब समस्याओं के साथ काम करते हैं। जब आप एक नहीं हजारों लोगों के साथ उनकी समस्याओं पर बैठते हैं, तो वहां से ये चीज निकल के आई कि ना पत्नी दोषी है ना पति दोषी है। उसका अपना पैटर्न जो बना है बचपन से, जो परवरिश उसकी हुई है, जो हर कोई व्यक्ति समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता है, वो उसके बचपन में बने पैटर्न के हिसाब से होता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं किसी एक शादी का कोई उदाहरण दूं तो आप जान पाएंगे कि शायद पति दोषी नहीं है और पत्नी भी दोषी नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट जैसे बोलते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी शादी एक ऐसी पत्नी से हुई जो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत गुस्से में बोलती है। शादी को 1 साल हुआ और वो एक काउंसलर के पास आए, क्योंकि कोई बोलता नहीं है लेकिन जब बोलता है तो गुस्से में बोलता है। तो ऐसा जो व्यवहार है वो किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन पति के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी की चुप्पी या किसी की जो बोल नहीं पा रहा है या जो अंतर्मुखी है उसकी भावनाओं को समझ पाए। तो यहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात आती है। हमारे देश में जब बच्चों की पेरेंटिंग हुई तो वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इतना अभाव है जिसकी वजह से हम चीजों को अलग तरीके से महसूस करने लगे, कड़वाहट के साथ महसूस करने लगे। अगर किसी में कोई एक छोटा सा दोष, अब इसको दोष मानते हैं कि कोई पत्नी है जो बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो गुस्से में बोलती है, ये एक बिहेवियर इश्यूज है। तो मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसकी परवरिश इस माहौल में हुई कि वो बच्चा अकेला रहा, तो वो ज्यादातर अंतर्मुखी होगा, उसको किसी से बात करने का मौका नहीं मिला। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि जिनकी शादियां सही नहीं चली, अब मान लीजिए कि जिसकी शादी सही नहीं चल रही होगी तो वहां पर उस महिला की स्थिति क्या रही होगी, वो अलग थलग रहती थी, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा, क्योंकि बच्चा उसके साथ पूरी तरह से उसका परवरिश नहीं हो पाई, क्योंकि वो अपनी समस्याओं में थी। तो ज्यादातर लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो इस बच्चे की पेरेंटिंग हुई तो ये अंतर्मुखी बनी, इसकी बाहरी स्थितियां जैसी थी। जब आप काउंसलिंग में आते हैं और किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन लेते हैं तो वहां पर आप लोगों के जीवन, उनकी भावनाओं, उनके इमोशंस को जानना, पहचानना और समझना आ जाता है। तो वो दोष नहीं रह जाता, उसकी कोई बीमारी या उसकी कोई आदत बन जाती है, या समझ में आ जाती है कि उसकी कोई आदत है। तो शायद हो सकता है कि पति उस चीज में उस दोष ना माने, उसको समस्या ना माने। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि अगर आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं और तलाक जैसी स्थिति है तो ये अच्छा है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तब ये अच्छा है। 7 साल का रिश्ते में आप एक दूसरे को जान चुके होते हैं। पत्नी के सबसे ज्यादा करीब पति होता है और माँ के करीब सबसे ज्यादा उसके बच्चे होते हैं, तो वो जानते हैं। या मैं ये कहूँ कि 7 साल के रिश्ते में पत्नी पति को जान चुकी होती है। शायद हो सकता है कि पति इतना नहीं जान पाया। हाँ, अगर ऐसी कोई शिक्षा हमारे देश में होती जिससे कि बच्चों के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती, जिसे इंग्लिश में इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल वेस्टर्न साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा हुआ। और इमोशनल इंटेलिजेंसी की अगर इंडिया की बात करें तो किसी भी बच्चे में ये मौजूद नहीं है। आपको अपने आसपास ऐसे हजारों लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरी भावनाओं को समझो, कोई और कहेगा कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझता। कहने का मतलब ये है कि हर जगह ये चीज मौजूद है। हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हमें इंसान बनाती है या मानव बनाती है, और मानवता भी मानव की वजह से ही बनी। और वहां पर भावनाएं सबसे ज्यादा देख, शायद ये चीज ना तो किसी पेड़ पौधे में होगी और ना ही किसी जानवर में होगी। लेकिन जानवर भी जब इंसानों के साथ करीब आता है तो उसमें भी भावनाएं आ जाती हैं। तो भावनाएं
सबसे ऊपर हैं और उसी की जो एजुकेशन जो हमें लेनी चाहिए थी उसका अभाव है। तो कैसे कोई एक व्यक्ति अचानक से 25 साल की उम्र के बाद किसी से जुड़ेगा तो उसकी भावनाओं को समझेगा। हो सकता है कि साथ में परिवार में रहते हुए एक व्यक्ति, एक बच्चा अपनी माँ की भावनाओं को समझने लग जाए। 25 साल रहते हुए तब जाकर के ये थोड़ा बहुत आ पाता है, एक माँ में या बेटे में या पिता में या पुत्र में, लेकिन बहुत समय बाद आ पाता है क्योंकि ये नेचर ने आपको दिया है। लेकिन अगर इसकी एजुकेशन हो तो ये चीज बहुत जल्दी होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चाहे आप व्यवसाय में, चाहे आप एक छात्र हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा भी अंश है, यानी कि खुद की भावनाओं को समझना, उनको पहचानना और उनको मैनेज करना, अगर ये किसी के अंदर ऐसी काबिलियत है तो वहां दोष कम नजर आएंगे और वहां पर एक अच्छा वातावरण नजर आएगा। तो हमारी जो संस्था है, हमारे साथ जो हमारी टीम है, वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि हम कैसे अपने देश में इमोशनल इंटेलिजेंसी जैसी एजुकेशन को मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि ये मैंडेटरी जहां शब्द आता है वहां 100% चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए बाकी की जो शिक्षाएं हमने बनाई उसने वो चीज नहीं दी जो हम इंसानों को लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ज्यादातर ये बात हो रही है कि हर कोई संपन्न है आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, अशांत है। हम भावनाओं के स्तर पर ज्यादातर अशांत हैं। अगर हमें अपनी भावनाओं को जानना, पहचानना और उनको मैनेज करना आ जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो